हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम स्ट्रीमलाइन था। और स्ट्रीमलाइन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यूटी देखेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी किस में देखना है, तो फ्लड में देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात ये करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है, तो वो पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सिंक है, ठीक है। इस सिंक से यहाँ से क्या लगा होता है, पाइप लगा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक नल होता है, जिससे ये पानी यहाँ पर गिरता है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि ये जो सिंक है, आप सिंक को देखेंगे तो इस सिंक में पानी क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, पहले सिंक पे आ रहा है, ठीक है। और सिंक में आने के बाद यहाँ से क्या कर रहा है, पानी निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना सिंक में पानी आएगा उतना ही सिंक से पानी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हमें वही देखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेरे पास स्पेस है, ये वॉल्यूम V का स्पेस है, और इसमें क्या है, फ्लड है। अब यहाँ पर जो फ्लड है तो वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है। कितना निकलेगा, जितना इसमें होगा उतना ही निकलेगा। और यहाँ पर अगर एंटर भी वाटर करता है तो कितना आएगा, जितना इसका मास होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना लीटर पानी यहाँ रुकेगा उतना ही लीटर पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर मास जो होगा वाटर का वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मान लीजिए कि एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में यहाँ मैंने एक इस तरीके से होल कर दिया, यहाँ से पानी निकलता है। अब जब पानी निकलेगा तो एक क्यू वेलोसिटी से निकलेगा, और इसका जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, एन कैप होगा। वो भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वाटर जब भी फ्लो होगा तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी ही डायरेक्शन में इसका नॉर्मल भी होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको हमने इस कंटेनर को मान लिया स्पेस S, और यहाँ पर वॉल्यूम V है, तो इसी का ही स्पेस ये छोटा सा है, इसलिए इसको डेल्टा S माना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर थ्योरी लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि कंसीडर a space S, ठीक है, कंसीडर a space S in a fluid, जिसमें क्या है, फ्लूइड है, एंड V be the volume and n cap be the outward drawn across delta S, एंड ठीक है, एंड Q वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ स्पेस डेल्टा S। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि जो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यू वेक्टर यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड आउटवर्ड ऑफ वी विल क्या होगा, क्यू वेक्टर इंटू एन कैप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि रेट ऑफ मास, ठीक है, रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा वी, ठीक है, फ्लो अक्रॉस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी और इंटू एरिया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा वी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि डेंसिटी क्या है यहाँ पर, तो डेंसिटी हमेशा फ्लो की डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, तो वेलोसिटी ये है मेरा क्यू वेक्टर इंटू एन कैप, ठीक है। और इसमें एरिया क्या होगा, एरिया मेरा ये है क्योंकि यहीं से ही क्या हो रहा है वो डेल्टा एस यहाँ लिख लो, ठीक है, तो ये डेल्टा एस लिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें रेट ऑफ मास फ्लो अक्रॉस डेल्टा, मतलब यहाँ पर जो मास है वो कितना यहाँ से फ्लो हो रहा है, कितने मास का पार्टिकल फ्लो हो रहा है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया अगर करते हैं तो इसका निकल आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेट ऑफ मास, ठीक है, टोटल रेट ऑफ मास फ्लो आउट ऑफ V। अगर हम मान लेते हैं कि देखिए अगर ये डेल्टा एस से बाहर निकल रहा है तो इतना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पूरे से निकल रहा है, पूरे वॉल्यूम से निकल रहा है, तो यहाँ पर V होगा। तो जब पूरे से निकलता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर S, और फिर ये पूरा लिख देंगे क्या है, रो है क्यू वेक्टर इंटू एन कैप, और डेल्टा एस को मैं ds लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आप समझो थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर मैंने बोला था कि जितना वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, उतना ही वाटर अंदर भी आएगा, मतलब बाहर का वाटर इज इक्वल टू अंदर का वाटर। क्लियर। अब यहाँ पर हमने माना है कि अगर ये फ्लो आउट ऑफ V है, मतलब यहाँ से जो वाटर है वो बाहर से अंदर की ओर अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, लेकिन अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो इन फ्लो लिखेंगे कि इन फ्लो मतलब अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। तो अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगा तो उसका क्या होगा, तो आप लोग देखना कि जब भी फ्लो आउट हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये लिखेंगे टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इन ऑफ V तो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। तो इसको इरेज करते हैं पहले। तो फिर से लिख देंगे टोटल रेट ऑफ मास
फ्लो इन टू वी, देन यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाओ, एस लगाओ, लेकिन ये निगेटिव होगा, ठीक है। और रो इंटू क्यू वेक्टर इंटू एन कैप और डी एस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम ये वाला लेंगे, क्लियर। अगर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग हमेशा याद रखिए कि माइनस इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख के पहले एन कैप लिख लेता हूँ, फिर रो क्यू वेक्टर डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब सीधे कैलकुलेशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस इंटीग्रेशन, अगर एस ये क्या है, स्पेस है, इसको अगर मैं वॉल्यूम कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन जो कंपोनेंट है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और रो क्यू वेक्टर और ये डी एस की जगह क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डाइवर्जेंट थ्योरम लगती है, डाइवर्जेंट थ्योरम क्या कहती है वो आप समझो, कि अगर इस तरीके से इंटीग्रेशन है और यहाँ पर एस लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ, क्लियर, यहाँ पर लिखा है एन कैप और यहाँ पर लिखा है एफ वेक्टर और ये डी एस लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इसको v लिखते हैं, और जो n कैप है इसको हम लिख देते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है, और ये f वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा यहाँ तक। तो ये हमारा डाइवर्जेंट थ्योरम होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसी को हम एक और लाइन में लिख सकते हैं कि इसी को ही, अगर ये वॉल्यूम है तो इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी डेल लिख सकते हैं, और ये एफ ये डी भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम वी और फिर ये डेल और ये क्या हो जाएगा, रो क्यू वेक्टर डी वी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद अब अगला लिखेंगे, जगह थोड़ा सा कम हो जाती है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि जैसे यहाँ पर हम मास को इंक्रीज करते हैं, जो क्यों इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए फ्लो बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मास इंक्रीज ठीक है, मास इंक्रीज ये ऐसे लिख लो यहाँ, रेट ऑफ मास इंक्रीज वॉल्यूम v, ठीक है, वॉल्यूम v। तो ये हो जाता है डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी हमारी रो। अब मैं थोड़ा सा जगह यहाँ से ही लिखता हूँ, डेंसिटी हो जाएगी इसकी रो इंटू, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसमें वेलोसिटी हो जाएगी हमारी डी बी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर छोटा सा इस तरीके से, अगर मैं देखूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इसका छोटा सा वॉल्यूम ले लेता हूँ ऐसे, तो एक सेकेंड, ये वॉल्यूम
ये मैं छोटा सा स्पेस ले लेता हूँ इसका, फिर इसमें इंटीग्रेशन करा दूंगा तो बड़ा सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये v है तो ये कितना हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, वो डेल्टा v हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, रो इंटू dv। क्लियर। और इसको इंटीग्रेशन v, इतना लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर d अपॉन क्या लिख दूँ, dv लिख दूँ। ठीक है, d अपॉन dv नहीं, d अपॉन dt लिख दूँ, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये यहाँ चले जाएगा तो इंटीग्रेशन v, और ये हो जाएगा d रो अपॉन dt, और ये dv हो जाएगा। क्लियर। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो मेरा इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। किसको, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट मान है इसको, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेशन v d रो अपॉन dt। ठीक है, d अपॉन dt, या इसको डेवर लिख लो। ठीक है, डेवर। क्लियर, डेवर लिखते हैं, d नहीं लिखते हैं, क्योंकि d ये सेम हो जाएगा ना, इसलिए डेवर रो अपॉन डेवर t, और ये dv इज इक्वल टू, फिर ये किसका है, माइनस का, तो माइनस v डेल रो क्यू वेक्टर dv। अब इसको यहाँ ले आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ये इस तरीके से, डेवर रो अपॉन डेवर t dv। माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा v डेल रो क्यू वेक्टर dv। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, ये इंटीग्रेशन ये, तो ये कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो ये हो जाएगा डेवर रो अपॉन डेवर t प्लस डेल रो क्यू वेक्टर। ठीक है, और पूरा इंटीग्रेशन लगाते हैं इस तरीके से, और ये dv लिख देते हैं। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि द रिलेशन फॉर अ वैलिड फॉर ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जो रिलेशन है तो ये रिलेशन वैलिड कर दो, द रिलेशन वैलिड फॉर ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, देन द इंटीग्रांड क्यों लिखा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंटीग्रेशन है, इसलिए इंटीग्रांड विल मस्ट बी 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रांड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर मेरे पास, डेवर रो अपॉन डेवर t प्लस डेल रो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इतना लिखने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन 2 बना था, ये 3 है, और ये इक्वेशन 4 है। क्लियर। देन जो इक्वेशन 4 है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि जो इक्वेशन हमारा 4 है
तो लिख देते हैं द इक्वेशन फोर इज इक्वेशन ऑफ continuity and also called equation of conservative, ठीक है, कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन लिख लो यहाँ पर सीधे, कंजर्वेशन कंटिन्यूटी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखते हैं कि फोर नॉन होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर मान लीजिए कि ये नॉन होमोजीनियस है और इनकम्प्रेसिबल है, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवर रो अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, डेल रो क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मैं रो बाहर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0 और रो जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहीं तक हमें पढ़ना है और यही हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आई, एक इक्वेशन 4 आई। इक्वेशन 4 क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और अगर यहाँ पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाए, नॉन होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाए, मतलब ये फ्लो जो हो वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, जो प्रेशर उसका ना हो। कहने का मतलब यहाँ पर कि जैसे एक बोतल है, बोतल में हम पानी भर दें और ढक्कन लगा दें, तो उसको अब जब दबाते हैं तो वो कंप्रेसिबल नहीं होता, वो दबता नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, इनकम्प्रेसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या डेवर रो अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। देन इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे, पोलर फॉर्म में, मतलब स्फेरिकल में। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मैंने स्पेस लिया हुआ है वो एक नॉर्मली स्पेस है, फिर इसके बाद मैं क्यूब लूँगा, ठीक है, क्यूब के बाद स्फेरिकल लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग स्पेस लूँगा और वहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो किस तरीके का होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो भेजिएगा ताकि वो लोग भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ सकें और उन्हें भी बैक नहीं लगे, क्योंकि